चलो, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which volume of the system is constant, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एंड व्हाट अबाउट रिमेनिंग टर्म्स? टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरिएबल्स। तो ऐसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो पीवी डायग्राम बना सकते हो बेटा। वॉल्यूम को सेम रखना पड़ेगा और प्रेशर को वेरी करना पड़ेगा। तो अगर किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो हीट देने के कारण क्या होगा बेटा? लेट सपोज आपके पास कुछ ऐसा एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर क्या है बेटा? गैस भरी हुई है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो अगर आप इसको हीट देंगे, इनिशियली इसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है और वॉल्यूम कैसा इसका? कांस्टेंट है। तो अगर आप Q अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। इसीलिए इसके टेम्परेचर और प्रेशर पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं बेटा? वेरी कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे पीवी डायग्राम बनाए इसकी, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो आप क्या देखते हैं बेटा? इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होते जाएगा, सॉरी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा और इसका प्रेशर क्या बनते जाएगा बेटा? V रहेगा। ये P इनिशियल से P फाइनल बन जाएगा, मतलब प्रेशर जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा और साथ ही साथ T टेम्परेचर भी इंक्रीज होते जाएगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होने से या प्रेशर इंक्रीज होने से यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स होने के कारण इसको कोई भी पिस्टन नहीं है, या फिर इसके पास पिस्टन है भी तो वो कैसा है बेटा? फिक्स्ड है। तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन नहीं होगा और हमें वॉल्यूम कांस्टेंट मिलेगा। तो अगर हम Q अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है बेटा? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब वर्क डन क्या है बेटा? जीरो। सो वॉट एवर द हीट इज गिवन टू द सिस्टम इज यूज टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी ओनली। Now, by first law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है बेटा? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। लेकिन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है बेटा, राइट? सो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस देयर इज वॉल्यूम चेंज जो है वो जीरो है, देयरफॉर जो वर्क डन होगा जीरो होगा। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U का वैल्यू क्या है बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? डेल्टा U या डेल्टा E बोलो, एनर्जी कितनी होती है बेटा? NCV/dt, NCV/dt है ना? तो आप Q इज इक्वल टू डेल्टा U को लिख सकते हैं NCV/dt। Q इज इक्वल टू NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। सो दिस इज द लास्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट आर द हीट गिवन टू द सिस्टम। n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे आइडियल गैस है तो 1 मोल लिए तो n का वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा? 1 बन जाएगा। सो व्हाट एवर द हीट इज गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज यूज्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर
फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। सो नीचे में लिख सकते हो बेटा, वॉट एवर द हीट is given to the system at constant volume is used to change its temperature या फिर चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी। क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होगा बेटा तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे उसका वॉल्यूम जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, और ऐसे सिस्टम को अगर हम हीट देंगे तो उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए होता है। प्रेशर भी बढ़ता है, राइट, लेकिन प्रेशर बढ़ने के कारण, वॉल्यूम फिक्स होने के कारण कोई भी वॉल्यूम में चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलते। ओके, नेक्स्ट लिखो साइक्लिक प्रोसेस। इसका डायग्राम बना लो। साइक्लिक प्रोसेस बेटा, a thermodynamic process that returns a thermodynamic process that returns a system to its initial state in a cyclic form. Full stop. In this process, initial and final state is same, and total change in internal energy and total change in internal energy of the system is zero. तो ये है बेटा एक सिस्टम ए स्टेट से चल रहे हैं, कहाँ पे, बी स्टेट की तरफ, एक पाथ से आए और दूसरे पाथ से हम इनिशियल स्टेट को गेन करते हैं। तो अगर कोई सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट को, ये लिखना नहीं है बेटा, डायग्राम में आपने बनाया हुआ है, अपनी इनिशियल स्टेट को गेन करता है, राइट। तो जब वो अपनी इनिशियल स्टेट को गेन करता है तो वो जिस पाथ से गया है वापस दूसरे पाथ से यहाँ पे आया है, तो ऐसी प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं बेटा। और साथ ही साथ यहाँ से यहाँ पे आने के लिए उसका एनर्जी का क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, और वैसे ही उसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ पे फिर से चेंज होकर अपनी इनिशियल स्टेट को गेन करती है। इसीलिए यहाँ की एनर्जी अगर U1 होगी, U इनिशियल, और यहाँ की एनर्जी U फाइनल होगी, तो A में आने के बाद फाइनली वो अपनी इनिशियल एनर्जी को गेन करता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, डेल्टा U इक्वल्स टू 0। नीचे लिख के रख दो बेटा, दैट इज डेल्टा U इक्वल्स टू 0। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा, 0 होती है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0।
नेक्स्ट है बेटा फ्री एक्सपांशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन हमने पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रोसेस इसमें हमें दिया हुआ है। तो जनरली आपको फ्री एक्सपांशन पूछा जाए, ठीक है, तो वो वाला बताना बेटा। साइक्लिक प्रोसेस में दिया है तो एनर्जी स्टेट में दिया है बेटा थर्मोडायनामिक्स का, तो उसको मेंशन कर लो, छोटा सा ही टॉपिक है ये वाला फ्री एक्सपांशन वाला। अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच exchange of heat between system and its environment exchange of heat between its system and its environment is zero. That is Q is equal to 0. और लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट टाइम में हमने फ्री एक्सपांशन में पढ़ा था कि गैस जो है वो कोई भी वर्क डन नहीं करती है, मतलब ऑल्सो वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस ये कैसा होता है बेटा? ये भी ज़ीरो होता है। मतलब ये फ्री एक्सपांशन के लिए W का वैल्यू भी क्या होता है? ज़ीरो। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्री एक्सपांशन के लिए ना ही हम सिस्टम को कोई हीट दे सकते हैं और ना ही इसके कारण जो है सिस्टम कोई वर्क डन करता है। इसी का मतलब फ्री एक्सपांशन के लिए Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ज़ीरो होगा। तो लास्ट टाइम में जो हमने डायग्राम बनाई थी फ्री एक्सपांशन में, हमने कुछ इस तरह से एक सिस्टम बनाया था जहाँ पे पिस्टन कैसा होता है बेटा? उसका फिक्स करके रखते हैं। और ये जो सिस्टम हमने लिया एक कंटेनर में लिया और इस कंटेनर के अंदर या जो ये कंटेनर है इसको आइसोलेटेड करके रखा है, मतलब ना ही Q अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर इंटर कर सकती है और ना ही इसके अंदर की हीट जो है बाहर जा सकती है। और इसको हमने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था, X कंपार्टमेंट एंड Y। X में हमने गैस रखी थी और यहाँ पर इसको एक बैरियर बनाया था। ये बैरियर जब टूट जाता है तो टूटने के कारण ये गैस जो है एक्सपांड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक्सपांड होने के लिए गैस ने कोई भी वर्क डन नहीं किया है, तो वर्क डन इज ज़ीरो और Q का वैल्यू भी सिस्टम के लिए ज़ीरो है। तो यही फ्री एक्सपांशन कहता है। तो फ्री एक्सपांशन में ना ही हीट गिवन टू द सिस्टम है या गिवन आउट ऑफ द सिस्टम है, और ना ही वर्क डन बाय द गैस है या फिर ना ही वर्क डन ऑन द गैस है, क्योंकि पिस्टन को भी फिक्स करके रखा है तो हम उसको दबा के सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं करते। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री एक्सपांशन। बात समझ में आ गई बेटा? और लास्ट प्रोसेस है बेटा, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। डायग्राम बना लो इसके लिए। व्हाट इज मीन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस? डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा, लिखो बेटा, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which no heat is given to the system or given out of the system। ना ही सिस्टम को हीट दिया जाएगा
और ना ही सिस्टम से हीट बाहर निकाला जाएगा। सो Q इज इक्वल टू 0। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है नो हीट इज गिवन टू द सिस्टम और नो हीट इज गिवन आउट ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम कैसा होगा बेटा? आइसोलेटेड होगा, है ना, इंसुलेटेड होगा। उसके अंदर ना ही हीट हम इंटर करा सकते हैं और ना ही उसके हीट बाहर करा सकते हैं। अगर एक ऐसी सिस्टम आप इमेजिन करते हो, समझो कि यहाँ पे आपके पास एक पिस्टन है, सिलेंडर है और इसका ये पिस्टन है बेटा। लेट सपोज आपने इसके इनिशियल देखा वॉल्यूम इसका टेम्परेचर T है, इसका प्रेशर P है और इसका वॉल्यूम कितना है बेटा? V है। ठीक है, तो अगर आपने इसके अंदर एक गर्म पानी डाल दिया बेटा, लेट सपोज हॉट सिस्टम है, तो क्या होगा बेटा? इनिशियल इसका टेम्परेचर Ti है, प्रेशर Pi है और वॉल्यूम Vi है। तो गर्म होने के कारण ये क्या करेगा? पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देगा और पिस्टन जो है ऊपर की तरफ चलेगा। तो फाइनली इसका टेम्परेचर Tf, इसका प्रेशर Pf और इसका वॉल्यूम Vf बनेगा। तो क्या होगा बेटा? इनिशियल टेम्परेचर के कंपैरेटिवली फाइनली टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? अच्छा चलो, इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज दिखता है। व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर डिक्रीज होता है। एंड व्हाट अबाउट इनिशियल टेम्परेचर के कंपैरेटिवली फाइनल टेम्परेचर? डिक्रीज हो जाएगा बेटा। तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो अगर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम में अगर वर्क डन होता है, ठीक है, तो उस टाइम में उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। या फिर अगर हम बोले कि यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन किसने किया बेटा? वर्क डन गैस ने किया, और गैस ने किए हुए वर्क डन को हम पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं, बराबर है। या फिर आप इसको वर्क डन ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हो। पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है। और उसकी एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज को लेस देन 0 बता सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। T इनिशियली ज़्यादा था, T फाइनली क्या हो गया बेटा? कम हो गया। तो उसकी एनर्जी लॉस करके तो उसने वर्क डन किया, इसीलिए। और वैसे अगर दूसरी सिस्टम आपने कंसिडर किए, फाइनली यहाँ पे है पिस्टन, यहाँ से आपने पिस्टन को यहाँ पे लाए, ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ पे गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो वर्क डन ऑन द गैस हुआ, और वर्क डन ऑन द गैस को हम नेगेटिव कहते हैं, लेस देन 0। जब किसी सिस्टम को वर्क डन किया जाता है उसके ऊपर, तो उस टाइम में उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे दो काम होते हैं। एक तो वर्क डन बाय द सिस्टम है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, या वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उस टाइम में उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इस सिस्टम को आइसोलेटेड या इंसुलेटेड करके रखने के कारण इसके हीट बाहर जा नहीं रही है, ना ही इसके अंदर हीट एंटर कर रही है। बात समझ में आई? इसलिए इसके लिए Q का वैल्यू क्या है बेटा? 0। तो यहाँ पे Q का वैल्यू 0 है, लेकिन फिर भी Q का वैल्यू 0 होने के बाद भी वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। बात समझ में आई? एक तो सिस्टम के पास पहले से ही टेम्परेचर प्रेजेंट है, जिसके कारण उसने अपना टेम्परेचर का यूज़ या इंटरनल एनर्जी का यूज़ करके वर्क डन किया, या फिर उसके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करके वर्क डन किया गया, बराबर है। तो जब गैस वर्क डन करती है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, या फिर गैस के ऊपर वर्क डन किया जाता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। ये हमें एडियाबैटिक प्रोसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, सो नो हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो क्या वर्क डन होगा ही नहीं? हाँ, वर्क डन होगा बेटा। सो इन दिस केस if work done by the gas अगर हो रहा है तो W is greater than 0, then it's, या फिर ऐसे लिखो, in this case if work done by the gas is
positive, that is W greater than 0, then its internal energy decreases, that is U बोलो या E बोलो is less than 0, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल होता है बेटा, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें एक इक्वेशन दिया है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में, पी वी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यू नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। टी ना ही टेम्परेचर उसको दिया जा रहा है, ना ही उसमें से टेम्परेचर को बाहर निकाला जा रहा है, इसलिए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड गैमा क्या है बेटा, गैमा क्या है बेटा, एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है। यह एडियाबेटिक कांस्टेंट हमने कौन से चैप्टर में पढ़े थे बेटा, कौन से चैप्टर में पढ़े थे, काइनेटिक थ्योरी में पढ़े थे, है ना। तो उस टाइम में हमने उसके सीपी और सीवी की वैल्यू निकाले थे, एडियाबेटिक कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाले थे। एडियाबेटिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, गैमा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। मोनोएटमिक के लिए कितना होता है, 5/3/2, 3/2 और 5/2 मिलके मिलता है 5/3, है ना। डायटोमिक के लिए कितना बनता है बेटा, 7/5। डायटोमिक विथ वाइब्रेशनल मोशन 9/7 बनता है। और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए क्या बनता है, गैमा का वैल्यू F+। बेटा पढ़ते नहीं आप, चलो तो गैमा होता है बेटा एडियाबेटिक कांस्टेंट, ठीक है। सो फॉर एडियाबेटिक कांस्टेंट पीवी टू द गामा, पीवी टू द पावर गैमा कांस्टेंट होता है। जब हम किसी सिस्टम के हीट देते नहीं है या उसमें से हीट बाहर लेते नहीं है, मतलब Q का वैल्यू कैसा है बेटा, 0 है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है। लेकिन वहाँ पे भी एडियाबेटिक प्रोसेस को हीट ना देते हुए भी, मतलब उसको एडियाबेटिक की प्रोसेस कहते हैं, तो हीट ना देते के बावजूद भी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। बात समझ में आई। सो इन एडियाबेटिक प्रोसेस there is change in its internal energy। क्या होगी बेटा चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू कितनी होती है, NCV/dt। ये अभी तो हमने लिखा था बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ अभी हमने देखा था कि उस सिस्टम गैस ने अगर वर्क डन किया तो उसके कारण वहां पर एक्सपेंशन होता है। बात समझ में आई क्या। उस सिस्टम को हम देखते हैं तो वो अपना फाइनल टेम्परेचर T फाइनल डिक्रीज कर देता है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुई। इनिशियली टेम्परेचर ज़्यादा था, फाइनली टेम्परेचर कम हो गया, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो होता है। ये एनर्जी चेंज करके वो क्या करता है, पिस्टन को ऊपर लेके जाता है। तो इनिशियली वॉल्यूम कम था, फाइनली वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, मतलब वहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम होता है। और जब वॉल्यूम चेंज होता है मतलब क्या होता है बेटा, वर्क डन हुआ। बात समझ में आ गई। एक तो वर्क डन बाय द गैस होगा या फिर वर्क डन ऑन द गैस होगा। तो जैसे इन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वैसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है। सो
इन adiabatic process there is work is done। हो सकता है ऑन द गैस हो या हो सकता है बाय द गैस हो। वो वर्क डन कितना होता है बेटा? dw इज इक्वल टू pdv। बात समझ में आ गई? dw इज इक्वल टू pdv। इसका टोटल वर्क डन क्या निकालते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dv। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ pdv। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा। सो w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p। p का मतलब क्या लिख सकते हैं? p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो p क्या लिख सकते हैं? v टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय c। बात समझ में आई क्या? सो p की जगह पे लिखेंगे v टू द पावर गामा, सॉरी उल्टा हो गया क्या? p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो p का वैल्यू बनेगा बेटा c अपॉन वी टू द पावर गामा। ठीक है, तो c अपॉन वी टू द पावर गामा इंटू डी। और यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है बेटा v, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, हो सकता है इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, सो w इज इक्वल टू c कॉन्स्टेंट है, सो 1 अपॉन वी टू द पावर गामा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन वी टू द पावर गामा, कहाँ से कहाँ तक? v इनिशियल से v फाइनल तक। सो क्या होगा बेटा? 1 अपॉन वी टू द पावर गामा, इसको ऊपर लेके जाओ, क्या बनेगा ये? इंटीग्रेशन v टू द पावर माइनस गामा इंटू डी। तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा बेटा v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन। अब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का यूज करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये रीजन में देना बेटा। सो w इक्वल टू v इनिशियल टू v फाइनल। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, और यहाँ पे आया बेटा 1 माइनस गामा। ठीक है, v टू द पावर 1 माइनस गामा, और लिमिट लगेगा इनिशियल से फाइनल। लिमिट पुट करेंगे बेटा। तो w इक्वल्स टू 1 अपॉन या c अपॉन 1 माइनस गामा, ब्रैकेट में लगेगा v फाइनल। ठीक है, टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस v इनिशियल टू द पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, c को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा c इंटू वी फाइनल टू द पावर 1 माइनस गामा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं c का, ये सब करने से अच्छा है। c का वैल्यू क्या है बेटा? p v टू द पावर गामा, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। सो p के जगह पे, c के जगह पे लिखेंगे बेटा p v टू द पावर गामा। ठीक है, बाद में वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, v फाइनल 1 माइनस गामा, v इनिशियल 1 माइनस गामा।
1/1 माइनस गामा मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, पी वी टू द पावर गामा इंटू वी फाइनल 1 माइनस गामा माइनस पी वी टू द पावर गामा इंटू वी इनिशियल 1 माइनस गामा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये पी वी टू के पावर गामा है तो इसको इनिशियल और इसको इनिशियल लगा देंगे, और इस यहाँ पे पी फाइनल और नहीं, ये फाइनल है ना, फाइनल है तो पी फाइनल वी फाइनल लगा देंगे, और ये इनिशियल वाला है तो ये पी इनिशियल और वी इनिशियल बन जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। सो W इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा पी फाइनल वी फाइनल टू द पावर 1 माइनस गामा कितना होगा बेटा, ये पी फाइनल वी फाइनल टू द पावर गामा वी फाइनल टू द पावर 1 माइनस गामा, वी फाइनल कितना होगा बेटा, कैलकुलेट करो, ये दोनों का कैलकुलेशन करो, ये दोनों का कैलकुलेशन करो बेटा, वी फाइनल टू द पावर गामा इंटू वी फाइनल टू द पावर 1 माइनस गामा, वी फाइनल बनेगा बेटा, वी फाइनल टू द पावर 1 बनेगा। समझ में आया क्या, गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा गामा कैंसिल होके पी फाइनल पहले से ही है, ये वी फाइनल टू द पावर 1 बनेगा। वैसे ही पी इनिशियल और ये क्या है बेटा, गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा प्लस 1 माइनस गामा कैंसिल होके 1 बनेगा, तो वी इनिशियल का पावर 1। सो ये हो गया आपका वर्क डन। वर्क डन कितना बन रहा है बेटा, तो आप लिख सकते हो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। सो दिस इज द वर्क डन। उधर साइड का लिख लिए वो वाला, और इसी को अगर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पुट करते हैं बेटा, है ना, ये पी वी है, सफिक्स में लिखना बेटा एफ, मल्टीप्लाइड नहीं है, एफ एफ आई आई ये सफिक्स फॉर्म में है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो एन और आर कैसे है बेटा, कांस्टेंट है, तो मैं एन और आर को कांस्टेंट लूँ तो यहाँ पे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होल डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, 1 माइनस गामा। तो वर्क डन चाहे ये लिखो, वर्क डन चाहे ये लिखो, दोनों भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात है बेटा, अगर यहाँ पर वर्क डन ग्रेटर देन 0 है, हमने तो मेंशन किया है, मतलब वर्क डन बाय ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो गई है, और वर्क डन ऑन द गैस है तो इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा लंबा है, पूछा जाए तो 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क में भी पूछा जा सकता है बेटा। तो अभी तक जो आपने प्रोसेसेस देखी बेटा, सभी थर्मोडायनामिक क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, इन सभी प्रोसेसेस में आइसोथर्मल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर है, और आइसोबैरिक और आइसोकोरिक दोनों इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आइसोथर्मल सबसे पहली सेकंड वाली प्रोसेस आती है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछी भी गई है। बाकी की प्रोसेसेस नहीं आती क्या, नहीं आ सकती है बेटा, वो तो रैंडम प्रोसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाती है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा, और नेक्स्ट जो होता है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट जो है थर्मोडायनामिक्स का स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक के पोर्शन में अभी तक आपने क्या क्या पढ़े, या फिर यहाँ तक का पोर्शन आपको समझ में आया बेटा, पक्का, ठीक है, यस। नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, हीट इंजन।
heat engine are the device, heat engine are the device that transform heat partly into work, or mechanical energy, a heat नीचे में लिखो बेटा, a heat engine receives heat, लेता है बेटा वो हीट. A heat engine receives heat from a source called hot reservoir, and convert the sum part of heat into mechanical work and remaining amount of heat is lost to a cold reservoir at lower temperature. ये वाली लाइन समझ में आई क्या बेटा? नहीं समझ में आई, कुछ भी नहीं समझ में आया. हीट इंजन क्या होता है बेटा? जैसे ट्रेन में लगा होता है, ठीक है, यहाँ से आग लगाई जाती है बेटा. आजकल ऐसे इंजन नहीं होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भरा होता है पानी, और इसको लगा होता है बेटा एक पिस्टन, ठीक है, और लेट सपोज इस पिस्टन को लगा है एक एक्सल, और ये जुड़ा है बेटा गाड़ी के चक्के के साथ, ठीक है. तो क्या करेगा बेटा ये? तो जब ये हीट इसको दी जाएगी, वॉट एवर द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, क्या करता है बेटा? दिस हीट इज यूज. अब ये जो है हीट को गेन करेगा, गेन करके अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ा के पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा. पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये इस रोल को रोटेट कराएगा, जिसके कारण ये चक्का जो है वो घूमेगा. मतलब यहाँ पे मैकेनिकल वर्क हुआ. तो जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, तो इस क्यू अमाउंट ऑफ हीट की सम हीट क्या हो गई बेटा? मैकेनिकल वर्क में चली गई, लेट सपोज. और बाकी जो हीट है ये क्या करता है? एग्जॉस्ट करता है ना, वो भाप के फॉर्म में बाहर निकल जाती है. ये कहाँ पे होता है बेटा? ट्रेन में होता है. कौन सी ट्रेन में होता है? मेट्रो में नहीं होता बेटा, मेट्रो नहीं. ये जो पुराने ज़माने की ट्रेन होती थी, जो पानी की भाप पे, कोयले पे चलती थी, उसमें ये होता था बेटा, है ना. ये शिमला की ट्रेन में चलता है. तो शिमला में जो ट्रेन चलती है भाप पे, उस पे चलता है बेटा. तो यहाँ पर आपने 100 जूल्स अमाउंट ऑफ हीट अगर उसको प्रोवाइड करी बेटा, ठीक है, कोयले से, तो उसने उसमें से 70 जूल या 80 जूल्स का क्या किया बेटा? वर्क डन किया. और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट क्या कर दी बेटा? लूज कर दी. कितनी? 20 जूल्स. तो ये है बेटा हॉट रिजर्वायर, जो जहां से हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को देते हैं. उस हीट से सम अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, और सम अमाउंट ऑफ हीट जो है लूज की जाती है. किसको बेटा? सिंक को.
बस इसी डायग्राम को बनाने के टाइम में हम उल्टा बनाते हैं। तो ये है बेटा हमारी सिस्टम, बनाना नहीं है अभी, यहाँ पर हमारी सिस्टम है, ये है हमारा हॉट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर और ये है हमारा कोल्ड रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। जब इसको हॉट रिजर्वायर से हीट मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट, कितनी हीट मिली बेटा 100 जूल्स की, तो उससे ये सिस्टम वर्क डन करता है कुछ हीट का। क्या करता है बेटा, वर्क डन करता है, और छोटी अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, सिंक को बाहर दे देता है। तो इसने अगर 100 जूल्स यहाँ से लिया है तो 80 जूल्स का वर्क डन किया और 20 जूल्स इसने सिंक को प्रोवाइड कर दी। ये वाली डायग्राम हम कल पढ़ेंगे बेटा। सिंक इन्वायरमेंट में दे देता है, उसको हम सिंक कहते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे रुक जाते हैं, ये डायग्राम याद रखना बेटा, कल बनाएंगे।